हेलो दोस्तों। आपने विद्यार्थी विज्ञान मंथन यानी वीवीएम की परीक्षा का फॉर्म भर दिया होगा। आज हम 7वीं कक्षा यानी क्लास 7 की वीवीएम की परीक्षा में सेक्शन ए के पेपर में आने वाली अन्ना मुडी पुस्तक से कुछ जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप इस वीडियो के नीचे पिन की हुई फर्स्ट कमेंट पर क्लिक करके इस चैप्टर से पूछे जा सकने वाले 50 संभावित मल्टीपल चॉइस प्रश्न देख सकते हैं। तो चलिए, आज के इस बेहद दिलचस्प सेशन में हम एक ऐसी शानदार कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो न सिर्फ आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत मदद करेगी, बल्कि सच कहूं तो एक इंसान के तौर पर आपको अंदर तक प्रेरित कर देगी। एक ऐसी जीवन यात्रा जिसे सुनकर आप भी कहेंगे, वाह क्या बात है। आज हम इस कहानी में 5 मुख्य पड़ावों से होकर गुजरेंगे। पहला है प्रकृति की गोद में, दूसरा हीरो से भी अधिक मूल्यवान कुछ, तीसरा ज्ञान का मंदिर, चौथा भौतिकी यानी फिजिक्स की चुनौती, और अंत में खादी और स्वतंत्रता। तो आइए अपने पहले पड़ाव से इस बेहतरीन सफर की शुरुआत करते हैं, प्रकृति की गोद में। जरा कल्पना कीजिए, केरल के घने हरे भरे और हल्की हल्की धुंध से ढके हुए पश्चिमी घाट की। ये वो इलाका है जिसे उस समय त्रावणकोर नाम की रियासत कहा जाता था। मतलब हवा में इलायची और मसालों की वो मीठी मीठी खुशबू, चट्टानों से टकराकर बहती तेज नदियां और हवा से बातें करते पेड़, कुल मिलाके एक ऐसा जादुई माहौल जो किसी का भी मन मोह ले। बिल्कुल इसी खूबसूरत सी जगह पर पीरमेड में 23 अगस्त 1918 को अन्ना मणि का जन्म हुआ था। वो एक काफी बड़े सीरियाई ईसाई परिवार की 8वीं संतान थी। जरा सोचिए, घर में कुल 5 भाई और 3 बहनें। उनकी माँ अलेयम्मा इस इतने बड़े परिवार को बहुत ही कमाल के तरीके से संभालती थीं। लेकिन इस परिवार में जो बात सबसे ज्यादा हटकर थी वो थे उनके पिता कोइलपरम्बिल चाकोमणि। वो पेशे से एक सिविल इंजीनियर थे और सच मानिए, उस जमाने के हिसाब से उनका सोचने का नजरिया बहुत ही अलग और असाधारण था। वो एक एग्नोस्टिक यानी अज्ञेयवादी थे। उन्होंने अपनी सबसे छोटी बेटी को बचपन से ही एक बहुत बड़ी बात सिखाई कि किसी भी चीज को बस ऐसे ही आंख मूंद कर मत मान लो, हर बात के पीछे का विज्ञान समझो और सवाल पूछने की आदत डालो। अब आप जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि 100 साल पहले का बचपन कैसा होता होगा। कोई टीवी नहीं, कोई स्मार्टफोन या इंटरनेट नहीं, बस चारों तरफ फैली प्रकृति और आप। जब अन्ना 11 साल की थीं, तो जंगलों में घूमते हुए बंदरों की उछल कूद, पक्षियों की आवाजें और छोटे छोटे कीड़ों को ध्यान से देखते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे गहरा और पहला सबक सीखा। उन्हें यह समझ आ गया कि प्रकृति में मौजूद हर एक चीज, चाहे वो कोई पौधा हो, जानवर हो या पानी की एक बूंद, सब कुछ एक दूसरे से बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड ना दरअसल रिश्तों के एक बहुत बड़े जाल की तरह है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे अध्याय की ओर, हीरो से अधिक मूल्यवान। यह सच में ही एक बहुत ही साहसिक फैसला था। देखिए, उस समय का समाज आज जैसा नहीं था। नियम बहुत सख्त थे। लड़कों को पढ़ाया लिखाया जाता था ताकि वो करियर बनाए, लेकिन लड़कियों को मुख्य रूप से शादी और घर गृहस्थी के लिए ही तैयार किया जाता था। और इसी परंपरा के चलते जब भी परिवार में किसी लड़की का 8वां जन्मदिन आता तो उसे भविष्य की सुरक्षा के तौर पर हीरे के कुंडल गिफ्ट किए जाते थे। एक तरह से ये उनकी शादी की तैयारी का पहला कदम होता था। लेकिन 1926 में जब अन्ना का 8वां जन्मदिन आया तो कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार को एकदम हैरान करके रख दिया। जहां उनकी बड़ी बहनें उन चमकते हीरों को पाकर बहुत खुश होती थीं, वहीं अन्ना ने उन्हें लेने से साफ इनकार कर दिया। उनका जवाब बहुत ही विद्रोही था। उन्होंने कहा, मुझे आभूषणों से परेशान मत कीजिए, मुझे पढ़ने दें। जरा सोचिए, उस दौर में एक 8 साल की बच्ची का अपनी तयशुदा सामाजिक भूमिका को इतनी बेबाकी से नकार देना सच में बहुत बड़ी बात थी। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर उन्हें हीरे नहीं चाहिए थे तो आखिर चाहिए क्या था? उन्होंने जिद की एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की। अब आज के इस गूगल और सर्च इंजन वाले जमाने में हो सकता है कि एनसाइक्लोपीडिया शब्द थोड़ा पुराना लगे, तो चलिए इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि 1926 में इसकी अहमियत क्या थी। असल में एनसाइक्लोपीडिया उस वक्त ज्ञान का एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड हुआ करता था। 1768 में एडिनबर्ग में शुरू हुआ ये एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका दर्जनों मोटी मोटी किताबों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन था, जिसे दुनिया के सबसे बेहतरीन विद्वानों ने लिखा था। उस जमाने में जब आज की तरह पलक झपकते ही इंटरनेट पर जानकारी नहीं मिल जाती थी, तब इन किताबों को अपने पास रखने का मतलब था जैसे आपने अपने घर के अंदर ही एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी खोल ली हो। ये एक ऐसा खजाना था जिसने अन्ना के लिए ज्ञान के अनगिनत नए दरवाजे खोल दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे पड़ाव पर, ज्ञान का मंदिर। हीरो को छोड़कर किताबों का हाथ थामने के बाद
उनके अंदर कुछ नया सीखने की जो भूख थी ना, वो बस बढ़ती ही चली गई। पिरामिड का जो पब्लिक लाइब्रेरी था वो उनका मानो दूसरा घर बन गया। आप यकीन करेंगे, जब वो सिर्फ 12 साल की थी तब तक उन्होंने उस पूरी लाइब्रेरी की लगभग हर एक किताब पढ़ डाली थी। वो घंटों उन किताबों की अलमारियों के बीच बैठी रहती थीं, और वो पढ़ती क्या थीं? बहुत कुछ। इतिहास और भूगोल ने उन्हें दुनिया की समझ दी। महान लोगों की जीवनियों ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। विज्ञान की किताबों ने उन्हें प्रकृति के वो सारे रहस्य समझाए जिनसे वो बचपन से प्यार करती थीं। और साहित्य ने उनके अंदर दूसरों के दर्द को समझने की भावना पैदा की। इन सब किताबों ने मिलकर उन्हें एक बहुत बड़ी बात सिखाई कि समाज ने आपके लिए जो रास्ता तय कर दिया है ना, सिर्फ वही एक रास्ता नहीं होता। और यहाँ ना हमें एक ऐसे गुमनाम हीरो को जरूर याद करना चाहिए जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। पिरामिड के वो लाइब्रेरियन। हो सकता है इतिहास के पन्नों में उनका नाम ना हो, लेकिन उनका योगदान बहुत बड़ा था। अगर वो चाहते तो एक छोटी सी बच्ची को भगा सकते थे कि ये बड़ों की जगह है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अन्ना के अंदर की उस जिज्ञासा को पहचाना। उन्होंने खास तौर पर उनके लिए अच्छी और मुश्किल किताबें अलग निकाल कर रखीं। ज्ञान के उस द्वारपाल ने उस छोटी सी बच्ची के अंदर एक ऐसी चिंगारी भड़काई जो आगे चलकर विज्ञान की दुनिया में एक बहुत बड़ी रोशनी बनने वाली थी। अब हम आते हैं अपने चौथे खंड पर, भौतिकी की चुनौती। यहां से उनकी विज्ञान की असली यात्रा शुरू होती है। जैसे जैसे अन्ना बड़ी हुईं, एक वैज्ञानिक बनने का उनका इरादा और भी पक्का होता गया। उनके पिता के बार बार ट्रांसफर होते रहते थे, जिस वजह से उनकी शुरुआती पढ़ाई त्रिवेंद्रम और अलुवा के अलग अलग स्कूलों में हुई, लेकिन उनका लक्ष्य कभी नहीं भटका। हाँ, कॉलेज के समय उनके सामने एक बहुत बड़ी दुविधा जरूर आई थी। शुरुआत में उन्होंने सोचा कि क्यों ना मेडिसिन यानी डॉक्टरी की पढ़ाई की जाए, ताकि वो लोगों का इलाज कर सकें और उनके दुख दर्द दूर कर सकें। लेकिन फिर उनका झुकाव फिजिक्स यानी भौतिकी की तरफ हो गया। उन्हें यह एहसास हुआ कि ये पूरा ब्रह्मांड कैसे काम करता है, कौन सी ऊर्जा और ताकतें इस दुनिया को चलाती हैं। इन सारे बुनियादी सवालों के जवाब उन्हें सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स ही दे सकता था। फिजिक्स ने उनके मन में उठने वाले उन गहरे सवालों के जवाब दिए जो उन्हें हमेशा से परेशान करते थे। आसमान नीला ही क्यों दिखाई देता है? इसका जवाब उन्हें रेले स्कैटरिंग यानी रेले प्रकीर्णन के सिद्धांत में मिला। आसमान में बादल कैसे बनते हैं, ये उन्हें थर्मोडायनामिक्स ने समझाया। और पता है सबसे खास बात क्या थी? उन्होंने फिजिक्स को इसलिए भी चुना क्योंकि वो एक बेहद मुश्किल विषय था। उस दौर में ऐसा माना जाता था कि लड़कियों के लिए ये विषय बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और अन्ना के लिए किसी काम को करने में तभी मजा आता था जब उसमें कोई बड़ी चुनौती हो। अगर हम उनकी पढ़ाई के सफर पर एक नजर डालें तो ये बहुत ही शानदार रहा है। पिरामिड में जन्म लेने के बाद 1935 में वो मद्रास के पचैयप्पा कॉलेज पहुंच गईं। इसके बाद उन्होंने भारत के सबसे बेहतरीन कॉलेजों में से एक प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से 1939 में उन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में अपनी बीएससी ऑनर्स की डिग्री हासिल की। उस कॉलेज का माहौल ही कुछ और था। वहां उन्हें प्रोफेसर एच परमेश्वरन और बीबी डे जैसे दिग्गज गुरुओं का साथ मिला। उनके मार्गदर्शन में अन्ना घंटों घंटों तक लैब में काम करती थीं और अपने वैज्ञानिक हुनर को बिल्कुल हीरे की तरह तराशती थी। अब हम पहुंच गए हैं अपनी कहानी के अंतिम और शायद सबसे प्रभावशाली हिस्से पर, खादी और स्वतंत्रता। आपको याद होगा 1920 और 30 का दशक भारत के लिए एक बहुत बड़े बदलाव और संघर्ष का समय था। देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और इन सब घटनाओं का अन्ना के व्यक्तित्व पर बहुत गहरा असर पड़ा, लैब के अंदर भी और लैब के बाहर भी। 1924-25 के आसपास महात्मा गांधी त्रावणकोर आए थे और उन्होंने वहां ऐतिहासिक वायकॉम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ये आंदोलन किस लिए था? निचली जातियों के लोगों को मंदिर की सड़कों पर चलने का अधिकार दिलाने के लिए। जब ये सब हो रहा था तब अन्ना मुश्किल से 6 साल की रही होंगी, लेकिन लोगों के उस उत्साह और अहिंसक विरोध के उस तरीके ने उनके बाल मन पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो जिंदगी भर मिट नहीं पाई। और आपको तो पता ही है गांधी जी के उस आंदोलन का सबसे बड़ा प्रतीक क्या था? बिल्कुल सही, खादी। चरखे पर हाथ से काता और बुना गया वो खुरदुरा सूती कपड़ा। लेकिन ये कोई मामूली कपड़ा नहीं था, ये एक बहुत बड़ा हथियार था। ये ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार, अपनी आत्मनिर्भरता और स्वदेशी होने का प्रतीक था। ये इस बात का प्रतीक था कि हम अपने देश के गरीब किसानों और बुनकरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और यहीं पर एक बहुत ही अमीर और संपन्न परिवार से आने वाली उस युवा लड़की ने एक ऐसा फैसला लिया जिस पर आज भी यकीन करना मुश्किल होता है। उन्होंने तय किया कि वो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ वो खुरदरी खादी ही पहनेंगी। उन्होंने अपने घर के सारे महंगे, रेशमी और आरामदायक कपड़ों को हमेशा के लिए त्याग दिया। उन्होंने देश के गरीबों के साथ खड़ा होना चुना।
उनका ये फैसला चीख चीख कर कह रहा था कि वो सादगी, सेवा और देश के एक बहुत बड़े मकसद के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं इस सफर के आखिर में। जाते जाते एक सवाल है जिस पर हम सबको विचार जरूर करना चाहिए। हीरे या ज्ञान? आखिर क्या है जो आपके भविष्य को आकार देगा? अन्ना मणि की ये अद्भुत कहानी हमें यही सिखाती है कि कैसे दिखावे की जगह ज्ञान और सच्चाई को चुनने के उनके सिर्फ एक फैसले ने उन्हें दुनिया की एक महान वैज्ञानिक बना दिया। उन्होंने विलासिता को अपना जीवन नहीं बनाया, बल्कि कुछ नया सीखने और इस समाज की सेवा करने को ही अपना जीवन बना लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज हमने इस कहानी से जो कुछ भी सीखा और जाना है, वो आने वाली वीवीएम परीक्षा में आप सभी के बहुत काम आएगा। तो बस इसी प्रेरणा के साथ आगे बढ़ते रहिए। आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।